हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, मेरे द्वारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो क्या खास है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चैनल पे जितने भी एमसीक्यूज है सभी ट्रिक के माध्यम से बताए जाते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। एक बार यहाँ से अगर कुछ पढ़ लेते हैं अब तो कोई भी चीज़ को भूलना मुश्किल हम कर देते हैं दोस्तों, ऐसा होता है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही स्टाइल में पढ़ाया जाता है और दोस्तों सारे एमसीक्यूज को हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हो। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और आज हम लोग महाजनपद काल जो होता है उसको हम एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक ट्रिक ले लेते हैं दोस्तों। हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का ये कोटेशन है, तो ध्यान से 2 सेकंड के लिए पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन के लिए हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि लकी ट्रिक चैनल 16 महाजनपद काल, तो कुछ इसी तरह का मतलब आपको ये यूट्यूब पे दिखेगा। और दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही यूनिक वे में पढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों महाजनपद काल को शुरू करते हैं। और पहला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पे है महाजनपद काल को राजधानी से मिलाना है, तो मैं आपको यहाँ ट्रिक से भी बताऊँगा। और वो ट्रिक कैसा होता है, राजधानी को कभी आप भूलेंगे ही नहीं। तो गांधार जो है दोस्तों, इसकी राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। सूरसेन जो है इसकी राजधानी कौन है दोस्तों? मथुरा। और वत्स जो है दोस्तों उसकी राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। और कौशल जो है दोस्तों वो है इसकी राजधानी श्रावस्ती। आखिर इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, पहला ये देखते हैं गंधार, यानी गंधार का गंध लेते हैं और तक्षशिला का तौ लेते हैं गंत। हम लोग एक हिंदी वर्ड पढ़ते हैं दोस्तों, गंतव्य। गंतव्य तक कोई जाने के लिए, यानी कहीं गंतव्य तक पहुंचना हो तो वहां तक पहुंचने के लिए गंतव्य वर्ड यूज करते हैं। गंतव्य का गंत देखिए, गंत में क्या है? तो गंत से गन से गंधार, तौ से तक्षशिला, यानी गंतव्य याद रखेंगे। अब देखते हैं सूरसेन की राजधानी मथुरा को कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, मसूर की दाल। मसूर जो हम लोग जानते हैं मसूर की दाल होती है, तो मसूर का मौ जो होता है वो मथुरा होता है, सूर का सूरसेनी होता है, तो ऐसे याद रखेंगे। और वत्स का देखते हैं दोस्तों, जब कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको क्या कहते हैं? बको बको करता है, यानी बको करता है। बको, चलो बको, कोई दिक्कत नहीं है, बको 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 यानी बोलो, बको। तो बको से दोस्तों हम याद रखेंगे वो से वत्स और कौ से कौशाम्बी। और अब दोस्तों लास्ट है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इसको कैसे याद करेंगे? तो कोशरा, को श्राप देता है। को श्राप, कोई हो जिसको श्राप देता है। को किसी को श्राप देना, श्रा से श्रावस्ती। को श्राप देना, किसी को श्राप देना, कोशरा, कोश से श्रावस्ती। अब दोस्तों बार बार इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो कुनिक कहा जाता है दोस्तों किसको? अजात शत्रु को। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, मैं टिक लगाना भूल गया था। और अब देखते हैं दोस्तों, कुनिक जो कहा जाता है किसको? अजात शत्रु को कहा जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, अकुनी याद रखेंगे। अकुनी, अकुनी, अकुनी याद रखेंगे। तो अकुनी अकुनी बोलिए तो जरा आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको कुछ जरूर एक अलग साउंड आ जाएगा। अकुनी 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 अकुनी, शकुनी शकुनी, अकुनी शकुनी। तो अकुनी शकुनी यानी शकुनी मामा। तो शकुनी वर्ड फोनेटिक को याद रखेंगे ध्यान में। अच्छा, अकुनी से शकुनी, शकुनी शकुनी अकुनी। तो अ से आजाद शत्रु, अकुनी से कुनिक कहा जाता है, तो ऐसे याद करेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अकुनी शकुनी करेंगे तो अ से आजाद शत्रु और कुनी कुनिक कहा जाता है इसको। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था? तो पाटलिपुत्र नामक किसने बसाया था दोस्तों? तो ये उदयन ने बसाया था, उदयन। शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसे काकवर्ण भी की नाम से भी जाना जाता है? तो इसको कालाशोक को दोस्तों काकवर्ण। देखिए अब इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे कि कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है। काक दोस्तों किसको कहते हैं? कौवा को। कौवा को काक किसको बोलते हैं? काक, कौवा को। कौवा कैसा होता है? तो काला होता है, तो कालाशोक को काकवर्ण, ऐसे याद रखेंगे।
और एक एक्स्ट्रा ज्ञान मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि वैशाली में जो चारों मतलब बौद्ध धर्म में जो चारों समितियाँ हुई थी वो कहाँ कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, वो मैं आपको यहाँ तुरंत बता देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये बौद्ध संगीत हुई थी किसके शासनकाल में, तो एक के शासनकाल में। एक आखिर ये क्या लिख दिया सर आपने, तो मैं आपको बताता हूँ। और किसके शासनकाल में और कहाँ कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों RVPK में हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ, ये आप इसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों, चारों बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था, पहला बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु, ऐसे अजातशत्रु के काल में, दूसरा हुआ था कालाशोक के काल में, और तीसरा हुआ था अशोक के काल में, और लास्ट जो हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति वो हुआ था कनिष्क के काल में। कनिष्क, तो एक समझ गए होंगे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और ये कनिष्क। और कहाँ पे हुआ था, तो RVPK को याद रखेंगे दोस्तों ट्रिक से। रवि नाम का लड़का था, यानी RV से रवि नाम का लड़का था, वो क्या किया था, वो PK आया था, रवि PK ऐसे लिख देंगे, सजा दें। रवि जो था वो PK आया था, रवि जो था वो PK आया था। तो रवि PK से हम लोग याद रखेंगे, ये R जो है ये बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो राजगीर में, R से राजगीर, V से वैशाली और ये P से पाटलिपुत्र, यानी तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ था कुंडल वन कहाँ है दोस्तों, ये कश्मीर में कुंडल वन पड़ता है, वहाँ इसका आयोजन हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि चारों बौद्ध संगीति। तो कुछ इसी तरह का मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान जो आप लोग कभी भूलेंगे ही नहीं, बीच बीच में आपको मैं बताता रहूँगा, ट्रिक के साथ भी पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है और मेरे द्वारा बनाएगी इस तरह की वीडियो आपसे छूटे नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूँ बेल आइकन आप लोग ज़रूर दबाएँ और लाइक और कमेंट करें कि जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई टॉपिक आपको काफ़ी जटिल लग रहा है, इसको याद करने में आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको ट्रिक के माध्यम से वीडियो बना के उसको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। झेलम। सिकंदर महान और पोरस दोनों खतरनाक, एक से एक, दोनों अपनी जगह पे सूरवीर, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, झेलेंगे। ऐसे भी याद रखेंगे कि दोनों सिकंदर महान और पोरस एक दूसरे को क्या करेंगे, झेलेंगे मतलब झेलम नदी। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। किस प्रकार का मृदभांत पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो ये है दोस्तों उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था भोजक, यानी ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम जो था वो क्या था, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद, कोई महाआदमी ही होगा जो नंद वंश का स्थापना किया होगा। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया, तो जो ये कहा गया था दोस्तों धनानंद को जो कहा गया था अग्रमीज कहा गया था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, ईरानियों के द्वारा। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि पहला विदेशी आक्रमण प्राचीन भारत में पूछ रहा है, तो वो ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी, पहला तो हो गया ईरानी के द्वारा, लेकिन दूसरा विदेशी आक्रमण प्राचीन भारत में, और पहला जो यूरोपियन आक्रमण होगा, तो इसको काफ़ी गौर से याद करेंगे, तो इसको होगा यूनानियों द्वारा, यानी दूसरा विदेशी आक्रमण हो गया यूनानी, और पहला यूरोपियन आक्रमण अगर पूछ दे तो ये यूनानी द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, तो ये है दोस्तों डेरियस या दार्यबाहु।
हाइडेस्पिस या बितस्ता आधुनिक झेलम नदी इसका नाम है। बितस्ता का नाम क्या है? झेलम। का युद्ध जो हुआ था किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के बीच। अभी मैंने दोस्तों बताया था बितस्ता यानी झेलम, दोनों सिकंदर और पोरस दोनों अब आ गया था। अब झेले, युद्ध को झेले से झेलम नदी के किनारे भी ये हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। ऊपर मैंने आपको अभी बताया था सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर जो है वो आक्रमण किया था, वो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। शासक और उसके वंश को याद करेंगे दोस्तों, तो शासक और उसके वंश को याद करेंगे तो बिंबिसार, ये कौन से शासक? कालाशोक, ये कौन से शासक का था? तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे जो देखेंगे इसका कूट यहाँ पे तैयार किया गया है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, पहला जो है वो है बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का था, और काला अशोक जो था वो शिशुनाग वंश का था, और महापद्म नंद जिसमें नाम में ही नंद है तो ये नंद वंश का हो जाएगा, और बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था, और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो ऐसे करके इसको याद करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। मगध महाजनपद और उसके आधुनिक क्षेत्र को मिलाना है। तो इसको मिलाना है दोस्तों, तो देखेंगे मगध जो है वो पटना और गया के ज़िले का क्षेत्र, एकदम सही मिलान ही है। वत्स जो है इलाहाबाद है, जो अभी मैंने आपको बताया था वको। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वको और बको। तो बको कौशाम्बी कहाँ था? इलाहाबाद में ही था, तो ऐसे भी याद रखेंगे। कौशल जो था उसका आधुनिक क्षेत्र का नाम क्या था? अवध। कौशल अवध। अवंती जो था वो मालवा। तो ऐसे करके ये पूरा सुमेलित ही है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो थी दोस्तों गिरिब्रज, राजगिरी। दोस्तों अगर बीपीएससी 66वीं का एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे तो यही क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो ये दोस्तों उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र जहाँ भी आ जाए दोस्तों उदयन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ये किस में उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर 16 महाजनपदों की सूची देखिए दोस्तों। इसको याद करेंगे कि आखिर अंगुत्तर निकाय ही क्यों होगा? अंगुत्तर को याद रखेंगे दोस्तों। अंगुत्तर से हम लोग अंगुली याद रखेंगे। अंगुली मतलब हाथ की उंगली या पैर की उंगली। तो हाथ और उंगली पैर दोनों मिला के कितने उंगली होते हैं? हाथ और पैर की उंगली मिलाकर कितने उंगली होते हैं? तो 10 और 10 20 होते हैं, हाथ और पैर की उंगली मिलाकर। तो 20 के करीब कौन सा है? 16। तो ऐसे भी हम लोग याद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे कुछ इसी अंदाज में पढ़ाया जाता है और काफ़ी एमसीक्यूज। अब दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन अब पक्का होने जा रहा है। अब इतना मान के चलेंगे, अगर मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और गौर से देखेंगे और एक ही चैनल पे बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ अलग ही अंदाज में पढ़ाया जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और लाइक कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी सदी में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? तो सिकंदर की भारत में सफलता के जो कारण थे दोस्तों वो थे, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था, वो भी सही है। वो एक अच्छा प्रशासक भी था, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं, राजा को मिलाना है राज्य से। ये राजा कहाँ के थे? तो ये है दोस्तों, प्रद्योत जो थे वो अवंती के थे। उदयन जो थे वो वत्स के राजा थे। उदयन जो थे वो कहाँ के राजा थे? वत्स के राजा थे। और प्रद्योत और प्रसेनजित जो थे दोस्तों, प्रसेनजित वो कहाँ के थे? तो प्रसेनजित जो थे वो थे कौशल के, और अजातशत्रु जो थे वो कहाँ के थे? मगध के। तो ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये है दोस्तों कलिंग।
देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो कौन था? डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा? यह हमेशा इसी में व्यस्त रहा ज़्यादातर। वज्जी वैशाली संघ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूलक एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र भी था नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो अभी मैंने बताया था ऊपर के ही क्वेश्चन से इसका राइट आंसर निकल जाएगा दोस्तों। अजातशत्रु जो था वो युद्ध में चलता रहा और वज्जी संघ से यही अजातशत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था दोस्तों क्या? धनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में। अब कह रहा है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए और कह रहा है कि इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन कौन से थे देखते हैं। बुद्ध के समकालीन जो थे दोस्तों वो थे अजातशत्रु तो थे और बिंदुसार नहीं थे और प्रसेनजीत ये क्या थे यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो ये था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग होने लगा था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो ये बना दिया था दोस्तों शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया कौन? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो यह है दोस्तों काशी का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये है दोस्तों अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है वो छांटना है दोस्तों। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? पुराने महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। सही है। महापद्म नर ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वतादी क्षत्रियों का अंत करने वाला इकराट की उपाधि धारण की, ये भी सही है। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियाँ बनी, ये भी सही। यानी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो ये था दोस्तों नंद का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये था दोस्तों मगध। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेखे उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, यानी सभी के सभी क्या है? ये सही है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ये था उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था, ये प्रभाव नहीं था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ये नहीं थी मगध में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया जिसको नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला भी कहा जाता था। तो कौन रखा था? तो ये बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। महापद्म नंद। उग्रसेन भयानक सेना, उग्रसेन। महाउग्र होगा ये, महाउग्र ऐसे करके याद रखें। महाउग्र मतलब महापद्म नंद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेरियस दारेबाहु ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति बनाया और उसे अपना कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ये होता था दोस्तों 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ये था दोस्तों हेरोडोटस।
महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। श्रेणियों के संचालन को। गृहपति का अर्थ था, गृहपति का क्या अर्थ था? तो ये था धनी किसान, गृहपति। 51 नंबर दोस्तों, अष्टकुलिक जो था वो परामर्शदात्री संस्था था, सही है। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक जो थे किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, सौकिल्क या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो ये था दोस्तों अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये था दोस्तों लिच्छवी के द्वारा। अब दोस्तों महाजनपद काल और राजधानी, मैंने ऊपर स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही राजधानी कुछ बताया था और यहाँ भी है कुछ महाजनपद जिसका भी राजधानी आप लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि इसका कौन सा राजधानी है। तो कुरु का जो है दोस्तों, कुरु का जो है वो, कुरु का क्या हो जाएगा इसका राजधानी? तो ये कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। और पांचाल का क्या हो जाएगा? पांचाल का हो जाएगा अहिच्छत्री। और कौशल का क्या हो जाएगा? कौशल का हो जाएगा साकेत। और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। और वत्स का मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, क्या होता है? वको, वको बोलो, वको, वको मतलब कौशाम्बी, कौशाम्बी मतलब कौ से कौशाम्बी। तो ये वत्स का तो हो ही गया दोस्तों। कुरु को देखते हैं, कुरु को देखते हैं। कुरु में दोस्तों देखते हैं कु और रू, कुरु। तो कुरु का कु और इंद्रप्रस्थ का ई अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों? इंक। कलम का इंक जो होता है, इंक, इंक से इंद्रप्रस्थ और कौ से कुरु। तो ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। और पांचाल देखते हैं दोस्तों, पांचाल। तो पांचाल का दोस्तों यहाँ पे क्या था? पांचाल का अहिच्छत्री है। तो पांचाल का ही छत्री है। इसको बस आप लोग दोस्तों, इसको आप लोग याद ही कर जाएंगे कि पांचाल अहिच्छत्र होता है। और लास्ट में जो है दोस्तों कौशल है। तो कौशल का क्या होगा? साकेत। कौशल का क्या होगा? शको। शको, अगर सकते हो तो शको, ऐसे करके याद रखेंगे। सौ से साकेत और को से कौशल, शको। अगर सकते हो तो शको यानी कौशल। तो दोस्तों अब देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो मैंने दोस्तों आपको ऊपर ही बताया था 16 महाजनपद मतलब हमारे उंगली में कितने होते हैं? हमारे उंगली कितने होते हैं? पैर और हाथ मिला के 20 उंगली होते हैं। और 20 के नज़दीक कौन है? 16। तो ऐसे करके हम लोग, मैंने पहले भी बताया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद जो था वो स्थित था वो राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ? राजस्थान में। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो बितस्ता नदी जो जाना जाता था, झेलम नदी, बितस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस, जो आपको याद होगा, सिकंदर पोरस आगे तब झेलो, युद्ध को झेलो। तो झेलम ऐसे करके बितस्ता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाया गया। तब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे सब्सक्राइब के बाद, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी धमाकेदार वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।